नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ख्याति का तात्पर्य किसी संस्था के अच्छे नाम, अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छे संबंधों से है। ख्याति एक ऐसा तत्व है जो ग्राहकों को व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति अन्य संपत्तियों की भांति व्यवसाय के लाभोपार्जन में सहायता पहुंचाती है। तो ख्याति किसी पुराने जमे जमाए व्यवसाय को नए व्यवसाय से पृथक करती है। तो हम बात कर रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन की। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को बेचना चाहता है। एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। एक व्यक्ति है ए जो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है। तो इसके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो ये एकदम नया व्यवसाय शुरू करे या फिर यह कोई पुराना जमा जमाया व्यवसाय खरीद ले। तो एक व्यापारी है बी जो कई सालों से व्यवसाय कर रहा है, ये अपने व्यवसाय को बेचना चाहता है। तो ए बी के पास जाता है और उसके व्यवसाय को खरीदने का प्रस्ताव रखता है। तो बी ए को कहता है कि व्यवसाय के विक्रय के समय मैं मेरी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करूंगा। यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि जिस दिन संपत्तियां और जिस दिन अपना व्यवसाय बेचूंगा उस दिन मेरी संपत्तियों का मूल्य क्या है, वो अपनी संपत्तियों का रीवैल्यूएशन करना चाहेगा और उसी आधार पर जो उस दिन का मूल्य होगा उसी आधार पर वो व्यवसाय के विक्रय के बदले पैसा वसूल करेगा। और साथ ही साथ बी ए को कहता है कि मैंने इतने साल मेहनत की है, अपना नाम कमाया है, प्रतिष्ठा स्थापित की है, उसके बदले भी मैं एक राशि प्राप्त करना चाहूँगा ख्याति के रूप में। कि मैंने अपना व्यवसाय इतने सालों में जमाया है, इतने सालों में अपना नाम कमाया है, प्रतिष्ठा स्थापित की है। तो अगर आप मेरा व्यवसाय खरीदते हो तो आपको पहले दिन से ही लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी बिक्री पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि मेरा व्यवसाय जमा जमाया है। तो आप आगे आने वाले कुछ वर्षों तक भविष्य में मेरी ख्याति की वजह से ही, मेरे नाम की वजह से ही लाभ कमाओगे। इसलिए मुझे इस ख्याति के बदले कुछ राशि चाहिए ख्याति के मूल्य के रूप में। तो ए बी से सहमत हो जाता है और ए बी को यह कहता है कि आपकी ख्याति की वजह से भविष्य में कितने लाभ कमाए जाएंगे, भविष्य में कितने लाभ कायम रहेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन का जो पहला आधार है, ख्याति के मूल्यांकन का पहला आधार है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात किए जाते हैं। इनको कहा जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात किए जाते हैं और फिर ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियां हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की कोई उचित विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को ज्ञात करने के लिए कि भविष्य में कितने लाभ होंगे, इसके लिए भूतकाल के लाभों का औसत लिया जाता है, भूतकाल के लाभ देखे जाते हैं। तो जो पुराना व्यवसाय है उसके पिछले 3, 5 या 7 वर्षों के लाभों का औसत लिया जाता है और उन औसत लाभों में भविष्य के संबंध में कुछ समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात किए जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है। क्वेश्चन है, नयन का लाभ हानि खाता निम्नलिखित परिणाम बतलाता है। तो नयन के पिछले 5 वर्षों के लाभ और हानि दिए गए हैं। तो नयन का लाभ हानि खाता निम्नलिखित परिणाम दर्शाता है। 2014 में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2015 में 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ, 2016 में 2,70,000 रुपये का लाभ हुआ, 2017 में 15,000 रुपये की हानि हुई और 2018 में 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं और इनके आधार पर ही हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। नयन अपना व्यवसाय कानन को बेचना चाहता है। तो नयन जो है वो विक्रेता है जिसका व्यवसाय है और व्यवसाय खरीदने वाला है कानन।
और कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिनके आधार पर हमको भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करने हैं। पहली सूचना है 2016 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 रुपये था। 2016 वर्ष का जो 2,70,000 रुपये लाभ है, इसमें सट्टे के लाभ भी शामिल है 60,000 रुपये के। तो इसके संबंध में हमको समायोजन करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करते समय पिछले कुछ वर्षों के लाभ देखे जाते हैं, पिछले 3, 5 या 7 वर्षों के लाभ लिए जाते हैं और उन लाभों में कुछ समायोजन किए जाते हैं भूतकाल के संबंध में ही। फिर जो समायोजित लाभ ज्ञात हो जाते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट ज्ञात हो जाते हैं पिछले वर्षों के, उनका औसत लिया जाता है और औसत लाभों में भविष्य के संबंध में कुछ समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात किए जाते हैं। तो ये भूतकाल के संबंध में सूचना दी गई है कि 2016 वर्ष का जो लाभ हानि खाता है उसमें सट्टे का लाभ 60,000 रुपये शामिल था। तो 2016 वर्ष के लाभों में हमको इसका समायोजन करना पड़ेगा। दूसरी सूचना है 2017 वर्ष के लाभों के संबंध में। तो 2017 वर्ष में एक मशीन बेची गई और मशीन को बेचने पर हानि हुई 1,80,000 की, जिसको लाभ हानि खाते में दिखा दिया गया। तो 2017 वर्ष के लाभों में हमको इस हानि के संबंध में भी समायोजन करने पड़ेंगे। तीसरा है कानन को लेखापाल की आवश्यकता नहीं होगी। कानन जो व्यवसाय को खरीद रहा है उसको भविष्य में अब अकाउंटेंट यानी लेखापाल की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापाल का वेतन 3,000 रुपये प्रति माह है, तो उसको अब अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं होगी। वो अकाउंटेंट का काम खुद ही संभाल लेगा और जो अकाउंटेंट अभी वर्तमान में काम कर रहा है उसको 3,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। तो भविष्य में ऐसा खर्चा बंद हो जाएगा, ऐसे खर्चे की बचत होगी। तो इसका समायोजन हमको औसत लाभों में करना पड़ेगा भविष्य के संबंध में। अगला है कानन वर्तमान में 4,500 रुपये प्रति माह की नौकरी करता है। कानन को ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो कानन को एक इनकम हो रही है 4,500 रुपये प्रति माह की, लेकिन कानन जब व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो कानन को ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ये इनकम बंद हो जाएगी। तो इसके संबंध में भी हमको औसत लाभों में आयोजन करके करना पड़ेगा भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करने के लिए। तो पहले हम जो पिछले वर्षों के लाभ हैं उनमें समायोजन करेंगे और फिर औसत लाभ ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स 2014, 15, 16, 17 और 18। प्रॉफिट्स या लॉस दिए हुए हैं। 2017 का प्रॉफिट है 1,50,000, 2015 का प्रॉफिट है 1,80,000, 2016 का प्रॉफिट है 2,70,000, 2017 में 15,000 का लॉस है जिसको ब्रैकेट में हमने दिखाया है और 2018 में 1,80,000 का प्रॉफिट है। इसमें हमको कुछ समायोजन करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि 2016 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 रुपये था। तो सट्टे का लाभ व्यवसाय का सामान्य लाभ नहीं है और ऐसा लाभ भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसे लाभों को 2016 वर्ष के लाभों में से घटा दिया जाएगा। लेस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स, जो सट्टे के लाभ हैं उसको 2016 वर्ष के लाभों में से घटा दिया जाएगा 60,000। दूसरा है 2017 वर्ष में एक मशीन बेची गई जिसकी हानि 1,80,000 रुपये हुई को लाभ हानि खाते में दिखा दिया गया। तो 2016-17 में एक मशीन बेची गई है और जिस पर हानि हुई 1,80,000 की, उसको लाभ हानि खाते में दिखाया गया था। तो हानि को लाभ हानि खाते में दिखाने से इनकम यानी कि प्रॉफिट कम हो गए थे और ये हानि व्यवसाय की सामान्य हानि नहीं है, इसलिए ऐसी हानि को वापस जोड़कर व्यवसाय के सामान्य लाभ ज्ञात किए जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो 2017 वर्ष में 1,80,000 रुपये की हानि हुई थी। ये व्यवसाय की सामान्य हानि नहीं है, तो इसको वापस जोड़कर व्यवसाय के सामान्य लाभ ज्ञात किए जाएंगे। अब पिछले 5 वर्षों के समायोजित लाभ हमने ज्ञात कर लिए हैं।
तो 2014 वर्ष के लाभों में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं हुई। इसी प्रकार 2015 में भी किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं हुई। 2016 में 60,000 रुपये के सट्टे के लाभ थे जो व्यवसाय के सामान्य लाभ नहीं है, इसलिए इन लाभों को घटाकर व्यवसाय के सामान्य लाभ ज्ञात किए गए हैं। 2,10,000 रुपये के व्यवसाय के सामान्य लाभ हैं। और जो 2017 में मशीन को बेचने से हानि हुई है, ये व्यवसाय की सामान्य हानि नहीं है, तो ऐसी हानि को जोड़कर व्यवसाय के सामान्य लाभ ज्ञात किए जाएंगे 1,65,000 रुपये। और 2018 के जो लाभ हैं 1,80,000, उनमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं हुई। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स होगा टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स का टोटल कर लेंगे। 1,50,000 प्लस 1,80,000, 2,10,000, 1,65,000 और 1,80,000, और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स पिछले 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, तो 5 का भाग लगा देंगे। तो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000, 1,65,000 और 1,80,000, इनका टोटल आता है 8,85,000, और इसमें भाग लगाएंगे 5 का, तो 1,77,000 औसत लाभ आते हैं। तो औसतन नयन के द्वारा 1,77,000 रुपये प्रतिवर्ष लाभ कमाया जाता है। तो क्या यही लाभ भविष्य में कायम रहेंगे? तो ये हमको देखने के लिए हमको देखना होता है कि भविष्य के संबंध में कोई सूचना तो नहीं दी गई क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तीसरे और चौथे पॉइंट में भविष्य के संबंध में सूचना दी गई है। भविष्य में एक खर्चे के बंद होने की संभावना है और एक इनकम के बंद होने की संभावना है। तो जो औसत लाभ हमने ज्ञात किए हैं, इन औसत लाभों में भविष्य के संबंध में कुछ समायोजन करने पड़ेंगे, और वो समायोजन करने के बाद में हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। तो सामान्यतः जो नयन है, इसको प्रतिवर्ष 1,70,000 रुपये अभी वर्तमान में लाभ हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए उन परिवर्तनों के संबंध में समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। 1,77,000 औसत लाभ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हैं 1,77,000, और इसमें ऐड कर देंगे सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। 3,000 रुपये प्रति माह अकाउंटेंट को सैलरी दी जा रही है। अब ये खर्चा भविष्य में नहीं होगा, इसका मतलब खर्चा कम होने की वजह से भविष्य में लाभ बढ़ जाएंगे। तो 36,000 रुपये का खर्चा कम हो जाएगा भविष्य में, तो 36,000 से लाभ बढ़ जाएंगे। तो 1,77,000 प्लस 36,000 2,13,000। और वर्तमान में कानन नौकरी कर रहा है 4500 रुपये प्रति माह की, तो ये नौकरी उसको छोड़नी पड़ेगी, तो ये इनकम बंद हो जाएगी। तो इनकम बंद हो जाने की वजह से लाभ कम हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑनर। 4500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का, 4500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के लिए 54,000 रुपये अब इनकम बंद हो जाएगी। ऐसी आय भविष्य में ना होने की संभावना है, तो 54,000 रुपये घटा दिए जाएंगे इसमें से।
तो 2,13,000 में से 54,000 घटाने पर आता है 1,59,000 और 1,59,000 ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। 1,77,000 रुपये औसतन प्रतिवर्ष कमाए जा रहे थे नयन के द्वारा, लेकिन भविष्य में कुछ परिवर्तन होगा। इस वजह से इन परिवर्तनों का समायोजन करने के बाद में भविष्य में कानन के द्वारा जो व्यवसाय खरीद रहा है उसके द्वारा 1,59,000 रुपये प्रतिवर्ष कमाए जाएंगे। अब ख्याति के मूल्यांकन की बात आती है तो नयन जो व्यवसाय का विक्रेता है वो कानन को कहता है कि 1,59,000 रुपये आप भविष्य में कमाओगे मेरे व्यवसाय की वजह से, मेरी ख्याति की वजह से, और ये लाभ आप आगे आने वाले भविष्य में 2, 3, 5 वर्षों तक मेरी ख्याति की वजह से ही कमाओगे। अगर ऐसा समझौता होता है कि जो भविष्य में लाभ कायम रहेंगे वो आगे आने वाले 2, 3, 5 वर्षों तक पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह से ही रहेंगे, तो ख्याति के जो मूल्यांकन का तरीका होगा वो वर्षों की क्रय विधि होगी। आगे आने वाले 2, 3, 5 वर्षों के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार तो है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या इनको वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो आधार अपनाया है वो तो है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, और ख्याति के मूल्यांकन का तरीका, ख्याति के मूल्यांकन की विधि है वर्षों की क्रय विधि। इसमें जो विक्रेता है वो कहता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों तक, 2, 3, 5 वर्षों तक ये लाभ है वो ख्याति पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह से ही कमाए जाएंगे, तो उतने वर्षों के लाभों के बराबर ख्याति का मूल्य चुका दीजिए। तो ख्याति का मूल्य इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। तो ऐसा माना गया है कि नयन कहता है कि 1,59,000 रुपये आगे 2 वर्षों तक भविष्य में मेरी ख्याति की वजह से ही कमाए जाएंगे। तो ख्याति का मूल्य होगा 2 वर्षों के भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के बराबर। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी 1,59,000 इंटू 2, 3,18,000 रुपये। तो ख्याति का मूल्य है 3,18,000 रुपये। तो इस प्रकार से भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के आधार पर वर्षों की क्रय विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।